नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अविनाश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम सफ़र करेंगे नॉर्थ सिक्किम की। अगर आप भी घूमने की प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और शामिल हो जाओ इस जर्नी में। अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले एक बार मैप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नॉर्थ सिक्किम में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। यहाँ आप घूम सकते हो लाचेन, लाचुंग, यामथुंग वैली, जीरो पॉइंट, कटाओ वैली, गुरुडोंगमार लेक। लेकिन आपको पता होगा अक्टूबर में सिक्किम में बाढ़ आने की वजह से लाचुंग और गुरुडोंगमार लेक के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए हमारी जर्नी में वो दो चीजें मिसिंग रह गई। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ तक पहुंचा कैसे जाए, कहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत करें। सिक्किम घूमने के लिए मैक्सिमम लोग सबसे पहले पसंद करते हैं आना उसकी कैपिटल सिटी गंगटोक। अब बात करते हैं यहाँ तक आए कैसे। अगर आप रेल माध्यम से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। यहाँ से गंगटोक की दूरी तकरीबन 120 किलोमीटर है। यहाँ से आप शेयरिंग बस, टैक्सी, प्राइवेट कैब टैक्सी लेकर गंगटोक पहुँच सकते हैं। अगर आप हवाई माध्यम से आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आना होगा बागडोगरा एयरपोर्ट। यहाँ से भी गंगटोक की दूरी लगभग उतनी ही पड़ती है और आप प्राइवेट कैब या टैक्सी करके गंगटोक आसानी से पहुँच सकते हो। अगर आप सड़क माध्यम से आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पहुँचना होगा सिलीगुड़ी। मोस्टली बंगाल के लोग बाय बस ट्रेवल करना प्रीफर करते हैं, वो लोग सिलीगुड़ी पहुंचते हैं। सिलीगुड़ी पहुंच के आप कोई भी लोकल टैक्सी, बस, शेयरिंग टैक्सी वगैरह लीजिए और गंगटोक पहुंच जाइए। प्रति व्यक्ति का 400 से 500 रुपये किराया आता है और वो आपको 4 से 5 घंटे के अंदर गंगटोक पहुंचा देगा। मैंने भी अपने सफर की शुरुआत सड़क माध्यम से द्वारा की। सिलीगुड़ी पहुंचा, शेयरिंग टैक्सी ली, 400 रुपये प्रति व्यक्ति किराया और बढ़ चला गंगटोक की तरफ। दोस्तों, जब आप गंगटोक जाओगे तो आपको रास्ते में ही बंगाल की तीस्ता नदी का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। आप उस दृश्य का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 घंटे की जर्नी के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गंगटोक। और गंगटोक पहुंचने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम रुके कहाँ। आप चाहें तो MG मार्ग के सामने रुक सकते हैं। तिब्बतियन रोड में भी आपको रूम्स देखने को मिल जाएंगे। आप कहीं भी रुकिए, मैं तो ये कहूंगा कि आप MG मार्ग के आमने सामने रुको, क्योंकि गंगटोक का मुख्य आकर्षण केंद्र MG मार्ग ही है। शाम हो चुकी थी और गंगटोक में मेरा था 1 नाइट का स्टे। रूम पहुंचकर फ्रेश होने के बाद मैं भी निकल पड़ा MG मार्ग की तरफ। भीड़ भाड़ है, इलाका बढ़िया है चलने के लिए, टहलने के लिए। चारों तरफ क्रिसमस की तैयारियाँ, हैप्पी न्यू ईयर की तैयारियाँ की गई है। लाइट्स वगैरह लगाए गए हैं और बहुत बेटर जगह है। अगर आप गंगटोक आते हैं तो हर कोई मॉल रोड और MG मार्ग आना पसंद करता है। सिक्किम जाओ और वहाँ की यूनिक मोमोज ट्राई न करो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैं भी चला गया स्वाद चखने स्वादिष्ट मोमोज के, और वहाँ की जो सबसे बेस्ट लगी वो थी उसकी रेड एंड येलो कलर की स्पाइसी चटनी। इसके बाद मैंने ट्राई किया वहाँ की यूनिक डिश मोमोचा। इसका मतलब आपको सूप के साथ मोमोज परोसा जाता है। गर्मा गर्म सूप ठंड के मौसम में और मोमोज के साथ खाना, इसमें एक अलग ही लेवल का स्वाद था। इसके बाद डाइनिंग टेबल पर सर्व होकर आती है मोमो नूडल्स, जहां मोमो और नूडल्स का कॉम्बिनेशन था और मोमो के स्टफिंग में भी नूडल्स का यूज किया गया था। एंड बिलीव मी, मोमोज के साथ इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपने ट्राई नहीं किया होगा। अगली सुबह मुझे निकलना था लाचुंग के लिए। लाचुंग के लिए आप गंगटोक से टैक्सी बुक कर सकते हो, अदरवाइज पैकेज भी ले सकते हो। मैंने पैकेज ली हुई थी 4 डेज और 3 नाइट्स की, जहां मील, रूम और टैक्सी सर्विसेज इंक्लूडेड थी। पहाड़ी रास्ते से होकर लाचुंग का ये सफर शुरू हो चुका था और रास्ते में ही आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से पहला था बटरफ्लाई वाटरफॉल।
बटरफ्लाई वाटरफॉल इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाइज उड़ा करते हैं, बट मुझे तो एक भी बटरफ्लाई देखने को मिला नहीं। लगता है शायद सही में कहीं उड़ गए होंगे। सफर आगे बढ़ता है और हमारा नेक्स्ट व्यू पॉइंट होता है रिवर व्यू पॉइंट। ठंडी हवाओं के साथ ऊंचे पहाड़ियों से निकली हुई ये नदियों का दृश्य का लुत्फ उठाना बेहतरीन रहा। अभी लाचुंग जाने के बीच रास्ते में रुका हुआ हूँ और हाल ही में फ्लैश फ्लड में आई किस तरह से डैम पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी, आपको दिखाता हूँ। लाचुंग जाने के रास्ते में हमें दिखा दिया जुंगथांग डैम, जो फ्लैश फ्लड आई इसकी वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जुंगथांग डैम एक बहुत खूबसूरत डैम हुआ करता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है और आप गूगल में भी सर्च करके इसके पहले की खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और तापमान यहाँ पर 1 डिग्री है। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ से टकराती हुई हवा जब जगह पर लग रही तो एक अलग ही ताजगी दे रही है। और अभी मैं निकल रहा हूँ कटाव वैली की तरफ। सफर बढ़ रहा था और अब हम समुद्र तल से तकरीबन 9000 फीट के ऊपर आ चुके थे, जो हमें दिखा लाचुंग का व्यू पॉइंट। थोड़ा वक्त वहाँ गुजारने के बाद अब हमारा सफर आगे बढ़ रहा था कटाव वैली की तरफ। तकरीबन 2.5 घंटे की जर्नी के बाद अब मैं आ गया था कटाव वैली। सफ़ेद बर्फ की चादर से ढकी हुई ये वैली दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये पूरी तरह से वाटरफॉल था जो फ्रीज हो चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पानी पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। कटाव वैली के बाद अब हम आगे बढ़ रहे थे जीरो पॉइंट की तरफ, जो समुद्र तल से तकरीबन 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ तापमान -10 से -12 भी पहुंच जाता है। कटाव वैली से जीरो पॉइंट जाने के रास्ते में रुका हूँ और थोड़ा चाय वगैरह पी के चलेंगे। पहाड़ों की मैगी तो अलग ही होती है, तो मैगी पॉइंट में रुका हूँ और मैगी वगैरह खा के फिर जीरो पॉइंट के लिए निकलेंगे। रास्ते में रुककर गर्मा गर्म मोमोज और मैगी खाने के बाद थोड़ी सी आग की गर्माहट लेने के बाद अब हम तैयार थे दोबारा अपने सफ़र शुरू करने के लिए जीरो पॉइंट की तरफ।
फाइनली 0 पॉइंट में हूँ और समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर ठंडी हवा बहुत ख़तरनाक बह रही है। और 16,000 फीट के ऊपर आने के बाद जो ये बर्फ़ है, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ है, जो फील हो रहा है अलग लेवल का, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अनबिलीवेबल। और ये पूरी नदी जम के बर्फ बन चुकी है, देख सकते हो, बहती हुई नदी पूरी तरह से जम चुकी है। Just amazing, so beautiful यार। हवा बहुत जोर से चल रही है, आप देख पा रहे होंगे। और इतनी ऊंचाई में होने के बावजूद बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी को सर दर्द होने लगता है, सांस में प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई में आप ऊपर मेडिसिन वगैरह लेकर आए। हालांकि अभी मुझे उतना कुछ फील हुआ नहीं है कि सर दर्द वगैरह फिर सांस लेने में प्रॉब्लम, वैसा कुछ दिक्कत तो हुआ नहीं है। बाकी ठंडी हवाएं बहुत ज़ोर से बह रही है। हवाएं जितनी जोर से बह रही थी, हमारा राष्ट्र का विमान उतना ही जोर से लहरा रहा था। और इतनी ऊंचाई में अपने राष्ट्र ध्वज को फहराता हुआ देखना वाकई में गूज़बम्प्स मोमेंट था। 0 पॉइंट से बाहर आने के बाद मैं पहुंचा हूं यमथांग वैली पर। यमथांग वैली पहुंचने के बाद हमारा स्वागत किया इन बादलों ने। निकलती हुई नदियां, हल्की सी धुंध और इन बादलों के बीच इस वैली में वक्त गुजारना अपने आप में एक शांत सा अनुभव बयां करता है। यमथांग वैली के निचले पॉइंट पर उतर चुका हूँ, जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है। मेरे पीछे बहुत खूबसूरत नदी जो वादियों से निकल कर आ रही है। बादल पूरी तरह से पर्वत पर छा चुके हैं और ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ठंड वाकई है, लेकिन इसका भी अपना एक अलग मज़ा होता है यार। आप ऐसी जगह पर आते हो जहाँ पर बिल्कुल शांति है, हवाएं बह रही है, नदियाँ बह रही है, तो यहाँ पर वक्त गुजारने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा रहने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं है। बादल छाए हुए हैं, हर तरफ बादल ही छाए हुए हैं। एक बात कहूँ, ऐसी जगहों पर, पहाड़ों पर जितने भी वक्त गुजार लो, लगता है कि थोड़ा सा वक्त और गुजार सकता हूँ। आई थिंक यहाँ पर मुझे आधा घंटा से 45 मिनट हो चुका है, बट फिर भी लग रहा है कि थोड़ा और वक्त गुजारना चाहिए था। यही चीज़ मुझे पहाड़ों की बहुत अच्छी लगती है। शांत तो माहौल रहता है रिलैक्स करने के लिए, ठंडी ठंडी हवाएं बहती रहती है, शांति रहता है,
शहर के भीड़ भाड़ से अलग। बट एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं टूरिस्ट लोगों से कि स्वच्छता बनाए रखें, कचरा यहाँ वहाँ ना फैलाएं। ये हम ही हैं जो इन पहाड़ों को साफ़ सुथरा बनाए रखने में हेल्प कर सकते हैं। इन पहाड़ों के यादों को, इन नज़ारों को, इन दृश्यों को साथ लेकर अब वक्त आ चुका था इस सफ़र को ख़त्म करने का। जय हिंद, जय भारत।